morning student, we will start now new topic specific resistance या फिर आप उसे बोल सकते हैं बेटा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? रो से। ठीक है, ये आपके पास होता है रो, RHO, रो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। क्लियर? फॉर्मूला किस तरीके से डेराइव करेंगे इनके बारे में स्टडी करते हैं, और रेजिस्टिविटी होती क्या है इनके बारे में भी आप स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेजिस्टेंस होते हैं, मैंने कुछ थ्योरी लिखी हुई है बेटा यहाँ पर, उसका मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर वायर का या फिर आपके पास कोई भी मेटल है, उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो सपोज आप तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं बेटा, तो एक सिंपल सी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, कोई भी कंडक्टर है या कोई भी वायर है, उसका रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड होता है या वो किस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट सिचुएशंस आपके पास क्या आ रही है बेटा इसी के अंदर कि किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इससे मीनिंग क्या निकलता है आपके पास में कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अब लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर लेंथ इंक्रीज कर दी जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स वो फ्लो करते हैं पर्टिकुलर किसी वायर में। सपोज अगर मैं वायर की बात करूं बेटा, यहाँ पर ये वायर बना दिया, तो वायर में रेजिस्टेंस, सपोज करंट यहाँ से पास हो रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है आपके पास में? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर करंट A to B पास हो रहा है आपके पास में, तो B to A आपके पास क्या पास होगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज़्यादा वायर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? मूवमेंट करना पड़ेगा। और मूवमेंट करने की कंडीशन में फ्रिक्शंस होगा, और फ्रिक्शंस होने की कंडीशंस में आपके पास क्या डेवलप होगी बेटा? रेजिस्टेंस। तो बेसिकली सिचुएशंस क्या होगा आपके पास में? अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर लेंथ को आपने क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बेटा? धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है बेटा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। क्लियर फर्स्ट केस? ओके, लेंथ ग्रेटर है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेंथ डिक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सेकंड सिचुएशंस आपके पास क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर आपने किसी वायर का एरिया बढ़ा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? ये एरिया है, ये इसे आपने एरिया बोला है। तो नॉर्मल सी सिचुएशंस क्या होगी बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन ईजिली मूवमेंट करेंगे। ये आपके पास क्या कर रहे हैं? ईजिली मूवमेंट। अगर करंट की डायरेक्शन ये है आपके पास में, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ईजिली मूवमेंट करेंगे, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इससे मीनिंग क्या निकलता है कि एरिया अगर आपने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर एरिया आपने क्या कर दिया? बिल्कुल कम कर दिया। ठीक है, यानी कि एरिया को क्या कर दिया आपने? डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करने की कंडीशंस में क्या होगा आपके पास में? रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है? अगर एरिया ग्रेटर होगा तो नॉर्मल सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और सेकंड सिचुएशंस अगर एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? हमेशा इंक्रीज होगी। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर किस पर डिपेंड करेगा? उसकी नेचर पर। यानी कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी मेटल है, उसका रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे एल्यूमिनियम आपने क्या लिया? सपोज एक तो लिया मैंने कॉपर Cu, और एक लिया मैंने Al। तो नॉर्मल सी बात है, गुड कंडक्टर कौन सा होता है? कॉपर ज़्यादा होगा, इसलिए तो कॉपर के वायर यूज़ करते हैं आप लोग। एल्यूमिनियम का ये भी कंडक्टर तो होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। तो आप किसका यूज़ करते हैं? कॉपर के वायर का। तो नॉर्मल सी सिचुएशन कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। डिपेंड किस पे कर रहा है? नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ सिल्वर की बात कर लूँ बेटा, Ag की अगर मैंने बात कर लिया, तो Ag की जो वैल्यू है
रेजिस्टेंस यानी कि गुड कंडक्टर कौन सा है, Ag, और किसके कंपैरिजन में, Cu के कंपैरिजन में, बट सिल्वर का यूज़ नहीं करते, नहीं तो चोरियाँ ज़्यादा हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो कॉपर के कंपैरिजन में किसका यूज़ किया जाता है, सॉरी सिल्वर के कंपैरिजन में किसका यूज़ किया जाता है, कॉपर का यूज़ किया जाता है। और कॉपर क्या है, देखो चीपेस्ट है किसके कंपैरिजन में, सिल्वर के कंपैरिजन में, क्योंकि सिल्वर का प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए बेसिकली घर के अंदर जो भी वायर होते हैं वो किसके यूज़ किए जाते हैं बेटा, कॉपर के। क्लियर। तो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है। फोर्थ केस आपके पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टाइम तक अगर करंट पास होगा, ठीक है, करंट पास हो रहा है काफ़ी टाइम तक, ठीक है, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस, हीट जनरेट होना स्टार्ट होगी, हीट जनरेट स्टार्ट होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये तो सिंपल सिचुएशंस मैंने क्रिएट करी है बेटा एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना था, रेजिस्टिविटी। ये तो रेजिस्टेंस के फैक्टर हो गए, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैथमेटिकली क्या लिखूंगा बेटा, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस मैथमेटिकली आप किस तरीके से डेराइव करेंगे, केस फर्स्ट, इन केस ऑफ द मैथमेटिकल, आर जो कि रेजिस्टेंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल के। एल मीन्स आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आप क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के डायरेक्टली ये लगा दें, या छोड़िए आप पूरा लिख ही दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट इज डायरेक्टली proportional to the length of the conductor, length of the conductor। क्लियर। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। क्लियर। सेकंड सिचुएशन, केस नंबर सेकंड, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई के, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया रेजिस्टेंस अगर आपके पास ग्रेटर है, क्लियर, तो एरिया आपके पास क्या होगा, कम होगा। मैंने आपको बताया था एरिया अगर ग्रेटर हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, इस तरह की सिचुएशन हो जाए, ठीक है, ये इस तरह का सिचुएशन है। और एक आपके पास है ये केसेस, तो एरिया किस में ग्रेटर है, ये है आपके पास, इसको मैंने A1 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया E2, तो A1 ऑलवेज ग्रेटर टू E2। तो एरिया ग्रेटर है किसका, किसके कंपैरिजन में, E2 के कंपैरिजन में। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस फर्स्ट केस R1 एंड R2, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा आपके पास में, E2 का, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्लियर। तो सेकंड सिचुएशन क्या लिख सकते हैं, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द conductor is directly proportional, sorry, is inversely proportional to the cross section area of the कंडक्टर। क्लियर। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों गिवन है, तो नॉर्मल से सिचुएशंस आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, दोनों को एंड इक्वेशन, ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर चेंज कर देते हैं, एंड इक्वेशंस 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
तो क्या लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो L आ गया और साथ में आपके पास क्या आ गया A। तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सॉरी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, L के, और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है बेटा, A के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को आप क्या बोलते हैं, रो। ये आपके पास L अपॉन E। क्लियर बेटा। तो रो आपके पास क्या है, वेयर, कांस्टेंट है आपके पास में, वेयर रो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट है आपके पास, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया ना, इसका नाम क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी, या फिर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर। तो ये सिचुएशंस आपके पास होती है। अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि आपके पास गिवन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा बेटा, आर ए अपॉन एल। तो ये किसका फॉर्मूला डेवलप हो गया बेटा, रेजिस्टिविटी का। तो कई बार आपके पास रेजिस्टेंस गिवन हो, आर गिवन हो, आर क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, ये गिवन हो आपके पास में, ए इज इक्वल्स टू एरिया गिवन हो आपके पास में किसी भी वायर का, एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द वायर गिवन है, तो उस कंडीशन में उस वायर की स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी रेजिस्टिविटी आप क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको किस तरीके से डेराइव किया गया है ये समझ में आया होगा। ठीक है। इसके जस्ट बाद आप पढ़ेंगे बेटा रेजिस्टिविटी की डेफिनेशंस क्या होगी, उसकी यूनिट्स क्या होंगी, 1 by 1 स्टडी करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में।